गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं अमित जैन आज आपको बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक है दैट इज इंजीनियरिंग मटेरियल उसके बारे में आज मैं बताऊंगा। इंजीनियरिंग मटेरियल्स कितने टाइप के होते हैं और एज एन इंजीनियर क्यों हमें उन मटेरियल्स के बारे में जानना आवश्यक होता है। फेरस मटेरियल्स क्या होते हैं, नॉन फेरस मटेरियल्स क्या होते हैं, मेटल्स क्या हैं, नॉन मेटल क्या हैं, कंपोजिट्स मटेरियल हमारे क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम डिटेल स्टडी करेंगे। इसके पहले हमने बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक ओवरव्यू दिया था कि एक इंजीनियर्स को इस सब्जेक्ट को पढ़ना क्यों आवश्यक है। मैंने बताया था कि जो हमारा बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 5 डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो फर्स्ट ईयर में यह सब्जेक्ट हमारा कॉमन होता है और जो 5 डिफरेंट सब्जेक्ट हैं मैकेनिकल के, जैसे मटेरियल साइंस, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड्स, आईसी इंजन्स और मेजरमेंट एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, तो उनका बेसिक्स आपको बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सीखने को मिलेगा। तो हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज के इस लेक्चर के ये हमारे कंटेंट्स हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारा टॉपिक है इसके लिए आपको बेसिक्स नॉलेज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। केमिस्ट्री और फिजिक्स के बेसिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम इंजीनियरिंग मटेरियल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू इंजीनियरिंग मटेरियल जो कि हमने केमिस्ट्री और फिजिक्स में पढ़े होंगे वो आपके क्लियर होने चाहिए। देन वी विल डिस्कस अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जो आज हमने इस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है उस पर हमारा असाइनमेंट। ठीक है ना, असाइनमेंट हम एक छोटा सा डिस्कस करेंगे। आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट द वेरियस लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस टॉपिक। इस टॉपिक को जब हम पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स को क्या आउटकम्स मिलेंगी, एंड आफ्टर दैट लास्ट हमारा रेफरेंसेस है कि आपको अगर और भी इस सब्जेक्ट को, टॉपिक को एक्सप्लोर करना है तो आप इसको वहाँ पर पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। सो दिस इज़ द फर्स्ट बेसिक नीड फॉर अ स्टूडेंट. This is an introductory required course for first year student which is common for all branch. So this topic requires the previous knowledge acquired in chemistry and physics related to engineering material or material. So chemistry और physics में हमने पढ़ा है material को क्रिस्टलाइन, नॉन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। यहाँ हम बात करेंगे कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते क्या हैं और उनको किन किन कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट को या इस टॉपिक को मैं स्टार्ट करूं उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जो हम कंपोनेंट डिज़ाइन करते हैं तो उस डिज़ाइन में सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन ही इंक्लूड नहीं होती है, उसमें हमारा प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल भी इंक्लूड होता है। इसलिए एक इंजीनियर्स को और डिज़ाइन इंजीनियर्स को नॉलेज होना चाहिए अबाउट द इंजीनियरिंग मटेरियल्स और उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम सबसे पहले नीड क्रिएट करते हैं। नीड क्रिएट करने के बाद हम अपने प्रोडक्ट का डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन बनाने के बाद हमें सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, जो कि बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होता है, वो करना पड़ता है। और प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हमें मटेरियल को सिलेक्ट करना होता है। तो अगर एक इंजीनियर्स के पास
प्रॉपर नॉलेज नहीं होगा अबाउट द इंजीनियरिंग मटेरियल्स, देन ही कुड नॉट सिलेक्ट द राइट मटेरियल फॉर अ राइट component. So that's why we studied about the engineering material. एक डिजाइन इंजीनियर या एक कॉमन इंजीनियर की अगर हम बात करें तो उसको ये पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग फील्ड में हम कौन कौन से मटेरियल्स को यूज करते हैं. So at some point of time or the other, an engineering problem involves issue related to material selection. Because अगर हम नीड के अकॉर्डिंग जिस प्रोडक्ट को जिस पर्टिकुलर कंडीशन में हम यूज कर रहे हैं उस कंडीशन में मटेरियल में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, अगर हम उस प्रॉपर मटेरियल का सिलेक्शन नहीं करेंगे तो वो प्रोडक्ट उस कंडीशन में हमारा फेल हो जाएगा. सो फॉर अंडरस्टैंडिंग द बिहेवियर ऑफ द मटेरियल, पर्टिकुलरली स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी कोरिलेशन, ये सब समझने के लिए हमें इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना आवश्यक हो जाता है, जिसके अकॉर्डिंग हम सही मटेरियल का सही जगह उपयोग कर सकते हैं. तो आज हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में डिस्कस करेंगे. बिकॉज अ लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल्स आर अवेलेबल विद देयर यूजफुल प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर. बहुत ज़्यादा मटेरियल अवेलेबल हैं और उनकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ एक दूसरे से मैच होती हैं, लेकिन एज पर द रिक्वायरमेंट, एज पर द नीड, कौन सा मटेरियल कहाँ पर सुटेबल होगा, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए हमें इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में डिटेल स्टडी करना आवश्यक हो जाता है. बिकॉज सिलेक्शन ऑफ मेटल प्ले अ ग्रेट रोल इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस. अगर हमने सही मटेरियल का सिलेक्ट नहीं किया है तो हमारा प्रोडक्ट वेस्ट हो जाएगा. प्रोडक्ट ड्यूरिंग द ऑपरेशन फेल हो सकता है. दैट्स वाई इट इज़ रिक्वायर्ड टू नो अबाउट द वेरियस इंजीनियरिंग मटेरियल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज. सो यहाँ पर मैंने एक ये डायग्राम दिखाया हुआ है और ऊपर पंच लाइन है, मटेरियल्स इन डे टू डे लाइफ. अगर हम देखें तो हमारे चारों तरफ हम प्रतिदिन डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के साथ इंटरेक्ट करते हैं और उनका सिलेक्शन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग किया जाता है. फॉर एग्जांपल्स अगर हम यहाँ पर बात करें, एरोप्लेन है ये हमारा, इसके लिए मटेरियल हमारा कुछ अलग होगा. ये हमारा बैडमिंटन रैकेट है तो इस रैकेट का जो आउट फ्रेम होगा उस फ्रेम का मटेरियल अलग होगा और जो यहाँ पर हमने नेट क्रिएट किया है उसका मटेरियल अलग होगा. अगर हम बात करें बाईसाइकिल, तो बाईसाइकिल के लिए मटेरियल आपका पैडल का मटेरियल अलग होगा, चेन का मटेरियल अलग होगा, सीट का मटेरियल अलग होगा, फ्रेम का मटेरियल अलग होगा और व्हील एंड रिम का मटेरियल अलग होगा. उसी तरीके से फोर व्हीलर है तो इसके डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं दे आर मेड फ्रॉम द डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल. बिकॉज एज पर द नीड, एज पर द रिक्वायरमेंट, वी हैव टू रिक्वायर्ड डिफरेंट प्रॉपर्टीज. बिकॉज ये सभी पार्ट्स कहीं ना कहीं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के कारण लोडिंग में आते हैं, अनलोडिंग में होते हैं, जिसके कारण उन प्रॉपर्टीज का होना, उन मटेरियल्स के बारे में जानना एक इंजीनियर को आवश्यक हो जाता है. अगर हम बात करें कि मैन्युफैक्चरिंग या इंडस्ट्री है या प्रोडक्शन है, अगर हमें प्रॉपर मटेरियल के बारे में पता नहीं होगा तो जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट होंगे वो हमारे यूजफुल नहीं रह जाएंगे. तो आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल. सो इंजीनियरिंग मटेरियल जनरली may be classified into three category. First one is the metal. मेटल को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं फेरस मेटल्स एंड नॉन फेरस मेटल. अब यहाँ पर हम बात करें फेरस मेटल्स क्या होते हैं. तो फेरस मेटल्स जनरली मेटल्स विच कंटेन्स आयरन एज अ मेन कंस्टिट्यूएंट्स. ऐसे मेटल जिसमें आयरन मुख्य अवयव होता है वो हमारे फेरस मेटल्स होते हैं. और इस कैटेगरी में हमारे
कास्ट आयरन के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे ग्रे कास्ट आयरन हुआ, वाइट कास्ट आयरन हुआ, मेलियाबिल कास्ट आयरन हुआ, नोडुलर कास्ट आयरन हुआ, या हमारा एस्टेंसेटिक कास्ट आयरन हुआ, स्टील हुआ, हमारा माइल्ड स्टील हुआ, हाई स्पीड स्टील और हाई कार्बन स्टील्स आते हैं, जिसमें कि जो मुख्य घटक हमारा फेरस यानी आयरन होता है। मेटल का ही दूसरा जो सब क्लासिफिकेशन है वो नॉन फेरस मटेरियल्स हैं। वो मेटल जिनमें कि हमारा आयरन कंस्टिट्यूएंट नहीं होता है, लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, टिन, लेड, ये सब मटेरियल हमारे नॉन फेरस मटेरियल की कैटेगरी में आते हैं। मेटल होते हैं बट उसमें आयरन हमारा मुख्य अवयव नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉन मेटल की। सो नॉन मेटल में भी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, सिरेमिक्स एंड ऑर्गेनिक पॉलीमर। तो जो नॉन मेटल हैं उनकी कैटेगरी में हमारे वुड हुआ, प्लास्टिक हुआ, सिरेमिक्स हुआ, ग्लासेस हुआ, एस्बेस्टस हुआ, दीज आर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन मेटल मटेरियल। देन जो थर्ड कैटेगरी है, जनरली आपको देखने को मिलेगा कि हमने मेटल और नॉन मेटल के व्यापर मटेरियल को क्लासीफाई किया हुआ है, बट इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम मटेरियल को ब्रॉड कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। और जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज़ मटेरियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन। सो इसके बिहाफ पर हम इंजीनियरिंग मटेरियल्स को दो सब कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला हमारा है कंपोजिट्स एंड सेकंड है हमारा एलॉय। तो जैसा कि नाम यहाँ पर आपको बता रहा है, मटेरियल ड्यू टू कॉम्बिनेशन। सो एलॉयज जनरली आर मेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर मटेरियल विथ मिक्सिंग इन डिफरेंट प्रपोर्शन। सो एलॉय अगर हम मटेरियल की बात करें तो स्टेनलेस स्टील हमारा एलॉय होता है, जिसमें कि हम फर्दर मटेरियल को इम्प्रूव करने के लिए डिफरेंट प्रपोर्शन में मटेरियल को मिक्स करते हैं। नॉन मेटल में जो अगर हम बात करें, नॉन मेटल में हम मटेरियल को क्लासीफाई कर सकते हैं सिरेमिक्स, ऑर्गेनिक पॉलीमर और इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स, जो कि हमारे नॉन मेटल मटेरियल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। अब यहाँ पर एक यहाँ पर जो हमने बात करी है कंपोजिट्स की, कंपोजिट्स हमारे क्या होते हैं, ठीक है ना। जनरली अगर हम कंपोजिट्स के बारे में बात करें, सो कंपोजिट्स मटेरियल्स आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिसिमिलर मटेरियल्स which when combined are stronger and perform better than the individual materials। दो डिफरेंट मटेरियल्स को हम जब डिफरेंट प्रपोर्शन में ऐड करते हैं तो एक थर्ड जो मटेरियल हमें मिलता है वो हमारा कंपोजिट्स कहलाता है, और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है दिस विल बी बेटर देन इंडिविजुअल मटेरियल। सो सच टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन आर नोन एज द कंपोजिट्स मटेरियल। ठीक है, तो ये हमारा एक ओवरव्यू है। आगे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं कि मटेरियल को इंजीनियरिंग मटेरियल को हमने दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया हुआ था। पहला कैटेगरी था मेटल, और मेटल में हमने मेटल्स को दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया हुआ था, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फेरस मटेरियल्स में, और फेरस मटेरियल में सबसे पहले हम बात करेंगे कास्ट आयरन के बारे में। तो कास्ट आयरन के बारे में अगर हम बात करें, सो कास्ट आयरन इज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन एंड इट इज ऑब्टेन्ड बाय मेल्टिंग ऑफ पिग आयरन विथ कोक एंड लाइमस्टोन। जब हम पिग आयरन को, कच्चे लोहे को कोक और लाइमस्टोन के साथ मेल्ट करते हैं तो हमें कास्ट आयरन मिलता है, बिकॉज इसमें जो कोक होता है वो हमारा आयरन के साथ मिक्स हो जाता है। एंड इट इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड इंजीनियरिंग मटेरियल्स फॉर इंजीनियरिंग पर्पज। अगर हम बात करें तो कास्ट आयरन में परसेंटेज ऑफ कार्बन की बात करें तो जो परसेंटेज ऑफ कार्बन होता है दैट इज लाइज इन बिटवीन ऑफ 1.7% टू 4% ऑफ कार्बन। कई सारी बुक्स में 1.7 टू 3% भी लिखा हुआ है, और कई सारी बुक में 1.7 टू 4.5% लिखा हुआ है। सो दिस इज ऑलमोस्ट सेम, सो डोंट टू बी कन्फ्यूज्ड, there is not a big difference in this composition. So we can say in cast iron generally percentage of iron is lie between 1.7 to 4% or 4.5%। और कास्ट आयरन में जो कार्बन
प्रेजेंट होता है वो ग्रेफाइट फॉर्म में प्रेजेंट होता है और या कंबाइंड फॉर्म में। अगर फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है तो हम ग्रेफाइट स्ट्रक्चर बोलते हैं, और अगर कार्बन हमारा कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है जैसा कि आयरन कार्बाइड के फॉर्म में, तो वो उस कंडीशन में हमारे कास्ट आयरन की हार्डनेस काफ़ी बढ़ जाती है। तो कास्ट आयरन में जो कार्बन होता है दैट इज प्रेजेंट इन टू फॉर्म, फ्री एंड कंबाइंड फॉर्म। बात करते हैं कास्ट आयरन को कितनी कैटेगरी में हम क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहली कैटेगरी है हमारी ग्रे कास्ट आयरन, सेकेंड कैटेगरी है हमारी मैलिएबल कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, नेक्स्ट कैटेगरी है नॉडुलर कास्ट आयरन, और लास्ट कैटेगरी है एस्थेटिक कास्ट आयरन, एब्रेशन रेजिस्टेंट कास्ट आयरन। तो इसमें से हम कुछ महत्वपूर्ण जो कास्ट आयरन है, इंपॉर्टेंट कास्ट आयरन हैं, उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम बात करें, मैंने आपको बताया है कि कास्ट आयरन का उपयोग बहुत ही ज़्यादा किया जाता है अगर हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, बिकॉज इट हैज़ गुड फ्लूइडिटी एंड कास्टिंग करेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा एक्सीलेंट मशीनेबिलिटी होती है कास्ट आयरन की। अगर हम बात करें तो जितने भी अलॉयज़ हैं उनमें सबसे चीप रहता है। जो रेजिस्टेंस पावर होती है अगेंस्ट वियर बहुत ही बेटर होती है कास्ट आयरन की, दैट्स व्हाई इट इज़ मोस्ट यूजेबल मटेरियल इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री। इसके अलावा जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कास्ट आयरन की बहुत ज़्यादा होती है, और डैम्पिंग कैपेसिटी भी कास्ट आयरन की बहुत ज़्यादा होती है। तो इन सब प्रॉपर्टीज़ के कारण कास्ट आयरन इंजीनियरिंग पर्पज से बहुत ज़्यादा उपयोगी किए जाने वाला हमारा मटेरियल होता है। आगे बात करते हैं हम ग्रे कास्ट आयरन के बारे में। तो बात करते हैं हम ग्रे कास्ट आयरन के बारे में। ग्रे कास्ट आयरन में जो कार्बन हमारा प्रेजेंट होता है फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होता है, मीन्स ग्रेफाइट फ्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण जो आयरन का कलर होता है दैट इज सो इन ग्रे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ग्रे कास्ट आयरन। जो ग्रे कास्ट आयरन होता है इसकी बहुत ही अच्छी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। आगे हम बात करते हैं कि कास्ट आयरन में, ग्रे कास्ट आयरन में परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना रहता है। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा द परसेंटेज ऑफ कार्बन इज वेरीज इन बिटवीन 3 to 3.5% और 3 to 4% ऑफ कार्बन इन ग्रे कास्ट आयरन। केमिकल कंपोजिशन की बात करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कार्बन का परसेंटेज कितना होता है। मैग्नीज हमारा 0.8% रहता है, सिलिकॉन 1.8 to 3%, सल्फर एंड फॉस्फोरस जो कि हमारा एक इम्प्योरिटीज़ होती हैं उनको हम बहुत ही मिनिमाइज रखते हैं। मैक्सिमम 0.07% हमारा सल्फर का होता है और मैक्सिमम 0.2% हम फॉस्फोरस रखते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें ग्रे कास्ट आयरन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि इसकी बहुत ही ज़्यादा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है। सेकेंड जो प्रॉपर्टीज़ है, इट हैज़ हाई रेजिस्टेंस टू वियर, इट हैज़ वेरी लो डक्टिलिटी, इट हैज़ good casting quality for producing simple and complex object, as well as it has good machinability. ये सब प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसके कारण हम ग्रे कास्ट आयरन का जो यूज है इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ऑफ इंटरनल कंबशन इंजन्स, सिलेंडर ब्लॉक्स, फ्लाई व्हील्स, गियर बॉक्स केसेस, मैनीफोल्ड, डिस्क ब्रेक रोटर्स एंड कुकवेयर। तो ग्रे कास्ट आयरन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है, इस कारण इसका उपयोग जो ऑटोमोबाइल्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनको बनाने में किया जाता है। बात करते हैं वाइट कास्ट आयरन की। वाइट कास्ट आयरन में जो कार्बन का परसेंटेज होता है दैट इज़ वेरीज इन बिटवीन 1.75 to 2.3%, और वाइट कास्ट आयरन में जो कार्बन प्रेजेंट रहता है वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, दैट मीन्स आयरन कार्बाइड के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, जिसके कारण हमारा वाइट कास्ट आयरन बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और ब्रिटल होता है। तो यहाँ पर आपको एक बात सीखने को मिली कि अगर कार्बन कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होगा तो उसके कारण कास्ट आयरन की हार्डनेस एंड ब्रिटलनेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वही कार्बन फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होगा, मीन्स ग्रेफाइट फॉर्म में प्रेजेंट होगा या ग्रेफाइट फ्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, तो उसकी हार्डनेस कंपैरेटिव कंबाइंड फॉर्म से कम होगी। तो यहाँ पर जो परसेंटेज की बात करें, केमिकल कंपोजिशन की अगर हम बात करते हैं तो वाइट कास्ट आयरन में मैक्सिमम 2.5% कार्बन हमारा
रहता है। मैग्नीज हमारा 0.4% है, सिलिकॉन 1.3%, निकेल एंड कॉपर की अगर हम बात करें तो 1.5% रहता है, फॉस्फोरस 0.15% एंड सल्फर का कंटेंट हमारा 0.15% रहता है। उसके बाद अगर हम करेक्टरिस्टिक्स या प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें, सो व्हाइट कास्ट आयरन हैज़ हाईली एब्रेसिव एंड वियर रेजिस्टेंट। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ तो व्हाइट कास्ट आयरन की बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन अगर हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की बात करें तो वो बहुत कम होती है। व्हाइट कास्ट आयरन हमारा हार्ड एवं ब्रिटल होता है। चूँकि हार्ड एंड ब्रिटल होता है तो इसको आसानी से हम मशीन नहीं कर सकते हैं, सो नॉन मशीनेबल प्रोसेस होता है, नॉन मशीनेबल मटेरियल होता है, और अगर इस मटेरियल को हमें मशीन करना हो तो वी रिक्वायर्ड सम स्पेशल टूल्स। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो व्हाइट कास्ट आयरन में बी यूज्ड फॉर कार व्हील्स, रोल फॉर क्रशिंग ग्रेन्स एंड जॉ क्रशर प्लेट्स। ये सब वो पार्ट हैं जहाँ पर मटेरियल में वियर रेजिस्टेंट पावर बहुत ज़्यादा होना चाहिए। दैट्स वाई इन सब पार्ट्स को हम व्हाइट कास्ट आयरन से बनाते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कास्ट आयरन है वो हमारा है मैलिएबल कास्ट आयरन। So generally the malleable cast iron is obtained from hard and brittle cast iron through a controlled heat treatment process. So generally white cast iron को जब हम controlled manner में heat treated करते हैं, यानी annealing process करते हैं, particular temperature पर गर्म करने के बाद उसको controlled manner में cold करते हैं, तो हमारा एक नया cast iron बनता है जिसको हम malleable cast iron बोलते हैं। और इस हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस के कारण जो हमारा कंबाइंड कार्बन होता है वो सेपरेट्स हो जाता है, और सेपरेट होने के बाद वह नोड्यूल्स ऑफ फ्री ग्रेफाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो जब कंबाइंड कार्बन हीट ट्रीटमेंट के कारण ग्रेफाइट फ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसकी जो हार्डनेस है वो कम हो जाती है और वो मैलिएबल कैटेगरी में हमारा आ जाता है। तो जो मैलिएबल कास्ट आयरन होते हैं दे आर टफर देन द ग्रे कास्ट आयरन एंड दे कैन बी ट्विस्टेड और वेंट विदाउट फ्रैक्चर ड्यू टू द मैलिएबल प्रॉपर्टी। बिकॉज जब हम वाइट कास्ट आयरन को हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करते हैं तो उसके कारण जो हमारा कंबाइंड कार्बन होता है आयरन कार्बाइड होता है वो हमारा फ्री ग्रेफाइट फॉर्म में या ग्रेफाइट फ्लेक्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण इसकी मैलिएबल प्रॉपर्टीज हमारी इंक्रीज हो जाती है। तो इसके कारण जो हमारे मैलिएबल कास्ट आयरन होता है इसकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मशीनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मशीनेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है और बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली भी ये नहीं होते हैं। अगर हम परसेंटेज की बात करें, केमिकल कंपोजिशन की बात करते हैं, तो कार्बन का जो मैक्सिमम परसेंटेज है दिस विल बी वेरी फ्रॉम 2.12 अप टू 3.6% और 2.9 और 3%। सिलिकॉन की बात करते हैं तो इट इज़ वेरीज फ्रॉम 0.4 टू 1.9%। मैग्नीज हमारा है 0.1 टू 0.4% और वी कैन से 0.15 टू 1.25%। सल्फर हमारा कम रखते हैं कंटेंट 0.0 टू 0.2%, एंड फॉस्फोरस का जो अमाउंट होता है दैट इज़ वेरीज फ्रॉम 0.0 टू 0.15%। सो जो मैलिएबल कास्ट आयरन होते हैं इनकी मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हाई वियर रेजिस्टेंस पावर होती है, गुड वेल्डेबिलिटी एंड मशीनेबिलिटी होती है, हाई डैम्पिंग कैपेसिटी होती है, और एज मैंने एक टर्म यूज किया है मैलिएबल, जिसके कारण इस कास्ट आयरन को हम रोल्ड कर सकते हैं डिफरेंट शेप में। तो अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, सो मैलिएबल कास्ट आयरन is may be used for making parts where forging is expensive, such as hubs for wagon wheels, brake support, crankshaft, universal joint, gear wheels, axle assembly, agricultural implements, and component of sieving machine and textile machine. So these are the application of the malleable cast iron. तो इस तरीके से हम देखेंगे, हमने आज के इस लेक्चर में डिस्कस किया हुआ है डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में, और पहले हमने आपको बताया था कि इंजीनियरिंग मटेरियल्स के बारे में नॉलेज होना क्यों ज़रूरी है। एज ए इंजीनियर्स या एक डिजाइनिंग इंजीनियर्स को प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल करना बहुत आवश्यक हो जाता है।
अगर प्रॉपर मटेरियल का सिलेक्शन नहीं होगा तो उस केस में हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो फेल हो सकता है। इसलिए एज ए इंजीनियर्स हमें मटेरियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, डिफरेंट मटेरियल्स के बारे में जानना आवश्यक हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि हमने इंजीनियरिंग मटेरियल्स को 3 कैटेगरी में क्लासीफाई किया हुआ था, मेटल्स, नॉन मेटल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो मेटल के मटेरियल्स को हमने 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया था, फेरस एंड नॉन फेरस मटेरियल्स। नॉन मेटल में हमने पॉलीमर्स एंड ऑर्गेनिक मटेरियल के बिहाफ पर क्लासीफाई किया था, और यहाँ पर हमने जो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ के बिहाफ पर हमने जो मटेरियल को क्लासीफाई किया था वो 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया हुआ था, कंपोजिट्स एंड एलॉयस। उसके बाद हमने फेरस मटेरियल को के बारे में डिस्कस किया था। कास्ट आयरन के बारे में मैंने आपको बताया था। कास्ट आयरन में जो ग्रेफाइट प्रेजेंट होता है, कास्ट आयरन में जो कार्बन प्रेजेंट होता है ग्रेफाइट फ्लेक्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, जिसके कारण ग्रेफाइट में सेल्फ लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज होती है। इस कारण जो कास्ट आयरन होता है इसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ही ज़्यादा होती है, इसलिए जो मैक्सिमम मशीन टूल्स बेड होते हैं उनको हम कास्ट आयरन का बनाते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने ग्रे कास्ट आयरन के कास्ट आयरन के डिफरेंट टाइप्स के बारे में डिस्कस किया। ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है, वाइट कास्ट आयरन क्या होता है, मैलिएबल कास्ट आयरन क्या होता है, क्या इनका केमिकल कंपोजिशन होता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो आज हमने कंटेंट पढ़ा है उसमें आपके यहाँ पर ये 3 पॉइंट्स मैं डिस्कस करना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आरजीपीवी में कई बार हमसे पूछा गया है। दूसरा क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट्स ऑन कास्ट आयरन एंड इट्स क्लासिफिकेशन। सो इन दिस क्वेश्चन यू विल हैव टू डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ कास्ट आयरन। और इस असाइनमेंट का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है, डिस्कस अबाउट द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन ऑफ ग्रे कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है, क्या उसका कंपोजिशन होता है, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं और क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये असाइनमेंट, मैं आपको डेट प्रोवाइड करूँगा, उस डेट पर आपको सबमिट करना होगा। बात करते हैं आज के इस लेक्चर से हमने क्या सीखा। सो आफ्टर स्टडिंग दिस टॉपिक, student will be able to understand about the different types of engineering materials and some advanced material like a composites, organic polymers, and they also understand about the fundamental properties of ferrous materials. आज के इस लेक्चर में हमने जो नोट्स यूज करे हैं वो हमारे NPTEL कोर्स से यूज किया हुआ है, बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल्स। तो ये हमारा ये साइट्स है, आप यहाँ से रेफ़र कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ कंटेंट हमने, जो टेक्स्ट बुक है आपकी डॉक्टर DS कुमार, बेसिक्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो उससे आप डिटेल स्टडी कर सकते हैं। आपने इस लेक्चर को समझा, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।